फ्लूइड मैकेनिक्स जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स। तो अपन को फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करना है और उसमें अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन पढ़ने से पहले अपने को बर्नौली इक्वेशन तक पहुंचने का रास्ता, बर्नौली तक पहुंचे कैसे, क्योंकि बर्नौली से पहले आयलर इक्वेशन आती है और आयलर इक्वेशन से पहले नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन आती है। तो अपने को वो देखना है कि नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन से बर्नौली कैसे बनेगी और फ्लूइड डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन विद कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स को अपने को कंसिडर करना है और उस स्टडी को अपन क्या बोलेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करते हैं अपन, फ्लूइड डायनामिक्स में स्टडी करने से पहले अपने को न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ होता है the rate of change of linear momentum in any direction is equals to applied external force in that direction। यानी अपन लिख सकते हैं F external is equals to d by dt mv। mv क्या है यहाँ पर? लीनियर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन किसकी है? न्यूटन सेकंड लॉ की, न्यूटन सेकंड लॉ NSL। ठीक है, तो इस इक्वेशन पर बेस्ड, एक तरीके से मोमेंटम इक्वेशन है, इस इक्वेशन पर बेस्ड ही नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन बनेगी, आयलर बनेगी और बर्नौली बनेगी। तो बर्नौली तक कैसे पहुंचना है अपने को वो देखते हैं अपन। मान लेते हैं पूरा फ्लूइड है और इस फ्लूइड में यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, इस एलिमेंट पर लगने वाले सारे फोर्स मिलके क्या बनेंगे? F एक्सटर्नल। ठीक है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होता है? एक्सटर्नल फोर्स, उसी डायरेक्शन के एक्सटर्नल फोर्स के। तो यहां पर लगने वाले सारे फोर्स F एक्सटर्नल कौन कौन से हो सकते हैं? फ्लूइड के अंदर फोर्स कौन कौन से लग सकते हैं? फ्लूइड ये कैसा है? मोशन वाला। स्टार्टिंग में अपन ने कैसा पढ़ा था? स्टैटिक। तो इस वाले फ्लूइड में जो ये मोशन वाला फ्लूइड है उसमें कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं? एक तो उसमें लग सकता है प्रेशर फोर्स, एक लग सकता है विस्कस फोर्स, एक लग सकता है ग्रेविटी का फोर्स। ये सारे फोर्स मिलके F एक्सटर्नल, और भी फोर्स आता है, सब सारे के सारे किसमें कंसीडर हो जाएंगे? F एक्सटर्नल में। तो ये इक्वेशन जो बनेगी इसे अपन कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। इस नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन जो कि एक मोमेंटम इक्वेशन ही है, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम F एक्सटर्नल के बराबर हो रहा है। इस नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में से अगर अपन विस्कस फोर्स एलिमिनेट कर लेते हैं, विस्कस फोर्स एलिमिनेट कर देते हैं, विस्कस फोर्स कब एलिमिनेट होगा? विस्कस फोर्स एलिमिनेट होगा अगर अपन फ्लूइड फ्लो को मान लेंगे इनविसिड फ्लो। इनविसिड फ्लो, इनविसिड फ्लूइड, अपन ने इनविसिड फ्लूइड तो पढ़ा है, यह है इनविसिड में शियर स्ट्रेस जो होता है वो जीरो होता है, विस्कस फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन उसका कारण क्या होगा? विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है टो म्यू du बाय dy। तो इसमें ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, ये टर्म तो केवल आइडियल फ्लूइड में जीरो होती है। ये टर्म जिसमें जीरो हो जाएगी वो फ्लो क्या कहलाएगा? इनविसिड फ्लो। तो अगर अपन नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन में ये अजम्पशन मान लें कि फ्लो इनविसिड है, फ्लो इनविसिड अजम्पशन मान लेते हैं, तो ये फोर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये फोर्स हट जाएगा। उसके बाद जो इक्वेशन बचेगी उसको अपन क्या बोलते हैं? आयलर्स इक्वेशन। यानी इस इक्वेशन के बाद बनती है अपने पास आयलर्स इक्वेशन, लेकिन अजम्पशन क्या माना जाता है? इनविसिड फ्लो। तो अपन देखते हैं बर्नौली तक कैसे पहुंचना है अपने को। ठीक है, नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन।
स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F प्रेशर प्लस F विस्कस प्लस F ग्रेविटी, या और भी कोई फोर्स लग रहा है तो वो सब फोर्स, सारे फोर्स कंसीडर हो जाएंगे नेवियर स्टोक्स इक्वेशन में। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? जनरल मोमेंटम इक्वेशन और नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। इस इक्वेशन में अपने को क्या असम्पशन मानना है? इस इक्वेशन में अपने को असम्पशन मानना है F विस्कस इज इक्वल टू 0। किसके कारण F विस्कस 0 है? क्योंकि अपने पास टॉ 0 है, इनविसिड फ्लो मान रहे हैं अपन, इनविसिड फ्लो। ठीक है, तो अपन ने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को में असम्पशन माना इनविसिड फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये दो असम्पशन अपने न्यूमेरिकल में क्या पूछे जाने? ये असम्पशन ही पूछे जाने। आयलर में क्या होता है असम्पशन, बर्नौली में क्या असम्पशन होता है? तो इनविसिड फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो, डिस्टर्ब्ड फ्लो नहीं होना चाहिए, टर्बुलेंट नहीं होना चाहिए। तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी अपने पास? आयलर्स इक्वेशन। इस आयलर्स इक्वेशन से अपने को पहुंचना है बर्नौली इक्वेशन पर। आयलर्स इक्वेशन भी जनरल आयलर इक्वेशन जो अपने पास कैलकुलेट होती है, उसमें टाइम की टर्म होती है। उस टाइम की टर्म को अगर अपन एलिमिनेट करें, मतलब उसको अज्यूम कर लें स्टडी फ्लो मानते हो, टाइम की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो उस इक्वेशन को, आयलर की जो इक्वेशन आएगी जनरल आयलर इक्वेशन, उसमें अपन असम्पशन क्या मान लेंगे? अज्यूम स्टडी स्टेट बोलते ही टाइम की जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। टाइम की टर्म कैंसिल, टाइम टर्म इक्वल्स टू 0। स्टडी स्टेट मान लिया, स्टडी स्टेट फ्लो। ठीक है, तो आयलर्स इक्वेशन में अगर अपन स्टडी स्टेट फ्लो मान लें तो टाइम की टर्म क्या हो जाएगी अपने पास? 0। और उसके बाद जो इक्वेशन निकल के आती है वो आती है dp अपॉन रो प्लस v dv प्लस g dz इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू 0। dp अपॉन रो प्लस v dv प्लस g dz इक्वल्स टू 0। ये अपने पास आ गई आयलर्स इक्वेशन। कैसी? स्टडी स्टेट। इस आयलर्स इक्वेशन को अगर अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, इस आयलर्स इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग इट, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा? dp अपॉन रो प्लस v dv प्लस g dz इज इक्वल्स टू 0। अगर अपन इस पूरी इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं, अब इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम क्या आएगी? dp अपॉन रो, तो इस रो को अगर अपन कांस्टेंट मानते हैं तो बाहर आएगा, अगर कांस्टेंट नहीं मानते तो अंदर ही रह जाएगा। तो इस बार अपन एक और असम्पशन लेते हैं और वो असम्पशन क्या होगा? इनकम्प्रेसिबल। एक और चीज अपन ने अज्यूम क्या कर ली? अज्यूम इनकम्प्रेसिबल फ्लो अज्यूम करते ही ये रो कांस्टेंट हो गया और ये रो कहां आ जाएगा? ये रो आ जाएगा बाहर। तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इस रो के बाहर आने पर p अपॉन रो प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस z इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? बर्नौली इक्वेशन। ये हो गई अपने पास बर्नौली इक्वेशन, p अपॉन रो प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस dz इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से बर्नौली इक्वेशन पर आने पर अपन को इतना सारा असम्पशन मानना पड़ा, और फाइनल असम्पशन बर्नौली का क्या होगा वो अपने से पेपर में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन में एक मिस कर देंगे, अपने से 4 ऑप्शन में एक मिस कर देंगे या उनके ग्रुप बना के दे देंगे, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो अपने को याद रखना है कि इसके असम्पशन क्या है। इसके असम्पशन बिल्कुल क्लियरली अपने को लिख लेने हैं।
क्या क्या अजम्पशन हो गए यहाँ तक, ये इक्वेशन यहाँ से चली थी यहाँ तक क्या क्या अजम्पशन हो गए। तो अजम्पशन अपने पास हो जाएंगे, अजम्पशन फॉर बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन। क्या अजम्पशन हो रहे हैं अपने पास बर्नौली इक्वेशन के? पहला अजम्पशन, ये अजम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन तो स्कूल के टाइम से पढ़े आ रहे हैं, 11th 12th तब से पढ़ रहे हैं बर्नौली इक्वेशन, लेकिन ये अजम्पशन आप इंजीनियरिंग में ये अजम्पशन स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। तो ये अजम्पशन नंबर 1 क्या होगा? इस पूरी मोमेंटम इक्वेशन में पहला अजम्पशन अपन ने माना था इनविसिड फ्लो। तो बर्नौली इक्वेशन में ये आ जाएगा इनविसिड फ्लो। इनविसिड फ्लो के बाद दूसरा अजम्पशन क्या था? स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। थर्ड अजम्पशन क्या होने वाला है अपने पास? स्ट्रीमलाइन आ गया, उसके बाद क्या बना है? स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट फ्लो, स्टडी स्टेट फ्लो, ये सब स्टडी स्टेट, स्ट्रीमलाइन, ये सब अपन किसमें पढ़ चुके हैं? ये अपन ने देख चुके हैं फ्लूइड काइनेमैटिक्स में, ठीक है। स्टडी स्टेट फ्लो। उसके बाद एक और अजम्पशन क्या माना हुआ है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो। तो फोर्थ क्या हो जाएगा अपने पास? इनकम्प्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये चार अजम्पशंस किसके अजम्पशंस कहलाते हैं? बर्नौली के अजम्पशन। ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगता बहुत आसान है और ये छोटी चीजें इसमें मिस हो जाती है और बर्नौली के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अपने से। तो ये बर्नौली अपने को एकदम कंसिस्टेंटली बार बार रिवाइज भी करना है और एक बार ही अच्छे से पढ़ लो। रिवीजन तो क्या सभी का चाहिए, लेकिन एक बार ही इसको अच्छे से पढ़ लिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बर्नौली इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें भी अजम्पशन बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। इस बर्नौली इक्वेशन में ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन भी अपन पढ़ते हैं दो टाइप से। एक निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की इक्वेशन और एक निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट की इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन अपने को बिल्कुल याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन देखते हैं बर्नौली इक्वेशन एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। मैं फिर आपको एक बार कह देता हूं, ये जो बर्नौली इक्वेशन है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसको हल्के में लेते हैं और इसी से क्वेश्चन मिस कर जाते हैं। ये पूरी वीडियो देखोगे, ये पूरी बर्नौली इक्वेशन आज ही क्लियर हो जाएगी। इससे बेस न्यूमेरिकल का पता चल जाएगा, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन जो अभी अपन ने लिखी है, वो बर्नौली इक्वेशन लिखी थी P अपॉन रो प्लस v² 2 प्लस gz इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस बर्नौली इक्वेशन की दो फॉर्म चलती है। कौन कौन सी दो फॉर्म है और इस बर्नौली इक्वेशन का मतलब क्या है? बर्नौली इक्वेशन का मतलब यह है फ्लूइड फ्लो के किन्हीं भी दो पॉइंट पर, फ्लूइड फ्लो के किन्हीं भी दो पॉइंट पर, मान लिया ये फ्लो हो रहा है, अजम्पशन सारे फॉलो होने चाहिए चारों, मतलब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन। इसलिए अपन सेंटर लाइन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में टर्बुलेंस हो सकता है, शेयर फोर्स हो सकता है, अपन सेंटर लाइन पर लेते हैं। इस सेंटर लाइन कोई से भी दो पॉइंट पर तीन एनर्जीज का सम, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों एनर्जी का सम हमेशा सेम रहता है। यह बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट। तीनों एनर्जी फ्लूइड फ्लो में किन्हीं भी दो पॉइंट्स पर सारे अजम्पशंस जो अपन ने लिखे वो फॉलो करते हुए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तीनों का सम इस पॉइंट पर जो होगा वही अगले पॉइंट पर, वही अगले पॉइंट पर, वही अगले पॉइंट पर। तो अपने को ये दोनों पॉइंट, इस पर सम देख लिया, इस पर सम देख लिया, दोनों साइड के डाटा मिलेंगे, कुछ अननोन चीज मिलेगी, उसको अपन कैलकुलेट कर देंगे। बर्नौली इतना ही आसान है। लेकिन ये पूछ लेते हैं चार ऑप्शन में, बर्नौली की हेड फॉर्म बताओ, बर्नौली की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर्म बताओ। अपन देख लेते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की फॉर्म। तो ये फॉर्म हो जाती है P प्लस
रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कौन सी टर्म हो जाएगी? ये हो जाएगी बर्नौली इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये इक्वेशन अपने पास हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अपन यूनिट से भी चेक कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग में। बच्चे क्या ज्यादा परसेंट बना लेते हैं बीटेक में भी, पॉलिटेक्निक में भी, लेकिन यूनिट कन्वर्जन उनके लिए प्रॉब्लम रहती है कंप्लीट करने के बाद भी इंजीनियरिंग। तो यूनिट प्रॉब्लम को भी दूर करना है अपने को, ठीक है। तो P प्लस रो वी स्क्वायर, इनके अपन क्या देख लेते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, इनकी अपन देख लेते हैं यूनिट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर तुम्हें पता हो तो एनर्जी को अपन मेजर करते हैं जूल में, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब में। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। जूल को भी अपन अगर ब्रेक कर दें तो जूल होता है न्यूटन इनटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब। न्यूटन को भी अगर अपन ब्रेक कर दें, ठीक है, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे तो अपन यहाँ तक देख सकते हैं, अपन सबकी यूनिट चेक कर लेंगे, इन सबकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है क्या। इसको भी और ब्रेक करते हैं अगर अपन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा न्यूटन क्या होता है केजी मीटर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये टर्म बन जाएगी केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी। तो अपन चेक कर लेते हैं ये सबका सम क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की यूनिट बन रहा है। देखो सबसे पहले P की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है। इसी को तो अपन ने तोड़ के देखा है। तो P एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की है। रो वी स्क्वायर को भी चेक कर लेते हैं अपन। रो वी स्क्वायर की यूनिट अगर अपन चेक करते हैं रो वी स्क्वायर बाई 2, तो रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब और वी स्क्वायर क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और इसका क्या हो रहा है? स्क्वायर। तो इसका हो गया स्क्वायर, ये होती है केजी पर मीटर क्यूब। इस स्क्वायर से इसको कैंसिल किया, यूनिट क्या आ गई? केजी मीटर सेकंड का स्क्वायर, ये यूनिट आ गई। ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इसको भी चेक कर लेते हैं। रो जी जेड, रो की यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब, जी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जेड होता है मीटर, ये कैंसिल और ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट भी, तीनों की यूनिट अपने पास क्या हो गई? सेम। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। तो अपन इस टर्म को याद रखते हैं, ऑप्शन में पूछा जा सकता है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर बर्नौली की इक्वेशन की स्टेटमेंट क्या होगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा अपने पास काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये हो जाएगा अपने पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अपन ने स्टेटमेंट में ये देखा ही है कि सारी तीनों एनर्जीज का सम इस पॉइंट पर निकाल ले अपन, पॉइंट नंबर 1 पर, और तीनों एनर्जीज का सम अपन पॉइंट नंबर 2 पर कैलकुलेट कर ले, तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा बर्नौली इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये बर्नौली इक्वेशन हो गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। एक बर्नौली इक्वेशन होती है एनर्जी पर यूनिट वेट, इस नाम से आप लोग नहीं जानते होंगे तो उसको समझते होंगे हेड फॉर्म। तो हेड फॉर्म के नाम से वो इक्वेशन होगी, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरली वही अपन यूज में लेते हैं न्यूमेरिकल करते वक्त। तो अपन देखते हैं बर्नौली इक्वेशन एनर्जी पर यूनिट वेट या फिर हेड फॉर्म।
इन हेड फॉर्म, और इसे ही क्या बोलते हैं अपन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर यूनिट वेट। इसकी भी अगर अपन यूनिट देखना चाहे एनर्जी पर यूनिट वेट की, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल और वेट की क्या होती है, वेट होता है एमजी, एमजी क्या होता है न्यूटन में, तो एनर्जी जूल, जूल को ब्रेक कर देते हैं न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और ये हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल और यूनिट क्या आ जाएगी अपने पास मीटर, यानी सारी टर्म, तीनों जो टर्म है उनकी यूनिट क्या आनी चाहिए अपने पास मीटर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हेड फॉर्म, हेड हाइट, ठीक है, और वो किसमें नापी जाती है मीटर में। तो इस मीटर टर्म से अपन लिख लेते हैं वो इक्वेशन P अपॉन रो जी प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सब आप पहली इक्वेशन से ही रही है, कौन सी पहली इक्वेशन, ये जो लिखी थी पहली इक्वेशन P अपॉन रो प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जी जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सबसे पहले इंटीग्रेट करने के बाद जो डिराइव होकर आई थी वो ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अगर अपन रो का मल्टीप्लाई कर दें तो जस्ट इससे पहले अपन ने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो देखा है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अपने को इक्वेशन मिल जाएगी। ये रो को क्या करते हैं पूरे में मल्टीप्लाई, P प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी जेड इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर अपने को ये हेड फॉर्म बनानी है तो इस पूरी इक्वेशन में g का डिवाइड लगा दिया जाए, g का डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ g आ जाएगा, यहाँ g, और ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया g, ये आ गया और ये कैंसिल हो गया। तो यही इक्वेशन से अपन ने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखा है और एनर्जी पर यूनिट वेट देख रहे हैं या हेड फॉर्म, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया अपने पास प्रेशर हेड, ये वेलोसिटी हेड, और ये हो गया डेटम हेड, पोटेंशियल हेड, इसको कुछ भी बोला जा सकता है। ये हो गया अपने पास प्रेशर हेड, ये हो गया अपने पास काइनेटिक हेड बोल दो, वेलोसिटी हेड बोल दो, वेलोसिटी हेड। ये हो गया अपने पास डेटम हेड, या फिर पोटेंशियल हेड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म तो अपन पढ़ चुके हैं प्रेशर मेजरमेंट में भी, हेड फॉर्म में भी, P अपॉन रो जी। जब अपन हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ा था, P इक्वल्स टू रो जी एच पढ़ा था, तब अपन ने देखा था H इक्वल्स टू क्या होता है P अपॉन रो जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तीनों हेड का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा फ्लूइड फ्लो के किन्हीं भी दो पॉइंट पर, लेकिन वो सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए असम्पशन वाली। कौन कौन सी शर्तें वापस रिपीट करो, वो होना चाहिए इनविसिड फ्लो, इनविसिड फ्लो का मतलब क्या हो गया, उसकी विस्कोसिटी जीरो ना हो गया, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाए, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे इनविसिड फ्लो अलग है फ्लूइड अलग है। पहला असम्पशन हो गया इनविसिड फ्लो, दूसरा असम्पशन अपने पास हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, तीसरा असम्पशन स्टडी फ्लो, और फोर्थ असम्पशन हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल फ्लो। ये चार असम्पशन बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं अपने को, यही एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो ये अपनी हेड फॉर्म पढ़ ली। इस हेड फॉर्म से जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं, डाटा किसी एक चीज का मिस कर दिया जाएगा। ये अपने पास टाइप हो गया, इन दो पॉइंट्स पर ये इक्वेशन लगाई है। यहाँ पर भी अपन ने लिख दिया P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z1, और इस जगह पर भी अपन ने लिख दिया P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g प्लस Z2। इन दोनों का सम इक्वल होने वाला है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। कुछ भी मिसिंग होगा P1 V1 P2 V2 वो सब अपन कैलकुलेट कर देंगे। Z1 Z2 क्या होता है, अगर पॉइंट ये और ये लिए हैं अपन ने, तो Z1 हो जाएगा अपने पास ये डेटम से हाइट, और ये Z2 हो जाएगा अपने पास ये डेटम से ये वाली हाइट। तो अपन आसानी से ये इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन से वैल्यू,
V को भी अगर कभी अननोन दिया जाता है तो अपने को गिवन होगा डिस्चार्ज। ये भी अपन ने पढ़ा है कंटिन्यूटी में, डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज क्या होता है? A इंटू वी। तो V निकालना है तो एरिया का डिवाइड लगा दिया, ये V मिसिंग है वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? बर्नौली इक्वेशन से अपन जो भी सॉल्व करते हैं उनमें 4 असम्पशन फॉलो होने चाहिए। लेकिन अपन आगे पढ़ते हैं जिनमें हेड लॉस होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनर्जी इक्वेशन। हेड लॉस जिन पाइप में होगा उसमें हेड लॉस स्टार्टिंग टर्म में तो हेड लॉस हो नहीं सकता। इधर एनर्जी मान लिया 50 जूल और इधर एनर्जी अपने पास 30 जूल, तो 20 जूल कहाँ चली गई? तो 20 जूल का क्या हो गया? लॉस। जब अपन इक्वेशन बनाएंगे इस तरीके से अपन इक्वेशन बनाते हैं तो इस वाली टर्म को तो 50 हो जाएगा, दूसरी टर्म जो अपन ये कैलकुलेट करेंगे तो 30 शो करके देगी, तो 20 कहाँ चला गया? वो हेड लॉस में चला गया। तो अपन क्या लिखेंगे वहां पर? हेड लॉस। ये एग्जांपल है हेड लॉस। इस हेड लॉस की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है 50 माइनस 30। इसको अपन बोलते हैं एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में तो लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन 4 असम्पशंस को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में आगे चल के इसका न्यूमेरिकल का भी वीडियो बना देंगे, तो इससे न्यूमेरिकल भी आपको समझ में जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल तो सभी जो भी अपन ने टॉपिक पढ़े हैं उनके सेपरेट ये सिलेबस हो जाए इसका फ्लूइड मैकेनिक्स का, उसके बाद सभी का रिवीजन में सारे न्यूमेरिकल्स अपन देखने वाले हैं। ठीक है, और पूरी वीडियो देखने पर ही ये सारी बात समझ में आएगी आपको। बर्नौली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन के बाद अब अपने को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन में ये न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल्स की एप्लीकेशन है, पाइप दे दिया, प्रेशर पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, तो ये भी इसके एप्लीकेशन में ही है। ठीक है, वो न्यूमेरिकल भी अपने लिए अपने को कैसा ट्रीट करना है वो उसकी एप्लीकेशन। बर्नौली को अप्लाई कर रहे हैं न्यूमेरिकल में तो क्या हो गया? वो एप्लीकेशन। और किसी इंस्ट्रूमेंट में जब इसको लगा के अपन यूज करेंगे उस एप्लीकेशन में, तो वो एप्लीकेशन अपने को पढ़नी है। एक तो पढ़ना है वेंचुरीमीटर, एक अपने को पढ़ना है पिटॉट ट्यूब, एक पढ़ना है ऑरिफिस मीटर। तो ये इंस्ट्रूमेंट वाइज अपन देखें तो ये 3 टॉपिक अपने को बर्नौली की एप्लीकेशन में पढ़ने जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक करके तीनों पढ़ेंगे, तीनों के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को देखना है वेंचुरीमीटर, उसके बाद ऑरिफिस मीटर, फिर पिटॉट ट्यूब। जो वेंचुरीमीटर है ये जो भी डिवाइस मैंने बोले ये सभी क्या कैलकुलेट करते हैं? डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो, ये कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों में ये भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों कौन कौन से हो गए? तीनों मैंने बोले, एक बोला वेंचुरीमीटर, एक हो जाएगा ऑरिफिस मीटर, और एक और हो जाएगा अपने पास पिटॉट ट्यूब। जैसे बर्नौली के असम्पशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ही वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, इनका पूछा जाता है कि इनका काम क्या है? तो इनका काम क्या है? टू मेजर डिस्चार्ज। हजारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोनों क्या मेजर करते हैं? डिस्चार्ज। और पिटॉट ट्यूब ये डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आता है तो क्या बोल रहे हैं? क्या मेजर करती है? वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने को डिस्चार्ज आ जाता है, इसमें भी डिस्चार्ज टिक लग जाता है, इसमें लगाना वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इन दोनों में लगाना अपने को डिस्चार्ज ऑफ फ्लो। आप वीडियो मिस करते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके मिस हो जाएंगे। हर जगह जहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, पिटॉट ट्यूब वेलोसिटी ऑफ फ्लो को। असम्पशन इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, बाकी इनके न्यूमेरिकल इनका फॉर्मूला क्या है वो भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अपना अगला टॉपिक होगा वेंचुरीमीटर, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।